हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 24 फरवरी के पेपर के लिए 5 महत्वपूर्ण पद्यांशों का व्याख्या करने वाले। 5 महत्वपूर्ण पद्यांशों का व्याख्या जो कि 25-24 फरवरी को यहीं से पूछ सकता है 2025 के बोर्ड एग्जाम हिंदी में, ठीक है ना। पद्यांश पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में बिना देर के हुए पद्यांश को। क्या है पहला पद्यांश। उधव मोहि ब्रज विसरत नाहि, वृंदावन गोकुल वन उपवन संग कुंज की छाई। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहनो सजायो अतिहित साख साथ खवात। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत फिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदु तात। यानी इसमें कहा क्या है, इसमें हमसे यही जो दिया है उधव मन ब्रज विसरत नाहि, जो हमको यहाँ पर प्रश्न इसमें से 3 पूछेगा। इसी प्रकार से पहला प्रश्न क्या पूछा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब होता है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक यानी या लेखक हो अगर पद्यांश में तो इसके रचयिता या कवि होंगे, कि इसके कवि या रचयिता कौन है उसको संदर्भ में हम लोग को लिखना होता है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे वो भी लिखे हम लोग। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ में क्या लिखेंगे, सेम ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। यहाँ पद को हमने ब्लैक कलम से लिख दिया। अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे ना जिस तरह मैं लिखा हूँ तो एग्जामिनर आपको कुछ अच्छा ही समझेगा, कुछ लिखने का तरीका अलग होगा आपका, तो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि कैसा स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो जिस चैप्टर से लिया गया उसको थोड़ा अलग कलम से लिख दिया, सारा नीला से लिखें, और जिस चैप्टर से लिया उसको ब्लैक से कर दिया। आप भी कर सकते हैं ऐसे, आपको अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे, पद शीर्षक से उद्धृत है जिसके कवि यानी इसको लिखने वाले कौन है, सूरदास जी हैं। सूरदास जी के नाम को भी हमने ब्लैक कलम से लिख दिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इस तरह, ठीक है ना। तो इस तरह आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, संदर्भ हो गया। एक बार और सुन लीजिए कैसे लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित, पद शीर्षक से उद्धृत है जिसके कवि क्या है, सूरदास जी हैं, ठीक है। इसका पहला प्रश्न हो चुका है जो कि 2 नंबर में आएगा। ये प्रश्न कितना नंबर में पूछेगा, यहाँ से ये प्रश्न आता है तो 2 नंबर में, 2 नंबर में प्रश्न आएगा, ठीक है। 2 नंबर में ये आएगा, 2 नंबर में ये प्रश्न और 2 नंबर में ये प्रश्न। 3 प्रश्न रहता है, 6 नंबर दे के जाता है, यानी 2 नंबर का हम लोगों ने काम कर चुका है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ पर जो अंश यानी रेखा किया गया है इसकी व्याख्या करना है, रेखांकित अंशों की हमको व्याख्या करना है। तो इसकी व्याख्या क्या करना है, क्या बोला, उधव मोहि ब्रज विसरत नाहि। क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि मोहि ब्रज विसरत नाहि, मुझे क्या ब्रज भूला नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। यानी वृंदावन गोकुल वन उपवन, वहाँ की जो वन और उपवन है, संगन कुंज की छाई, और वहाँ की जो छाइयाँ हमको मिलती थी संगन कुंज से, कुछ भी हमको भूला नहीं जाता है। प्रातः समय माता, और सुबह पहरी उठते ही माता जसुमती अरुनंद देखी, हमको क्या कर पावत, हमको देख कर देखी मुस्का सुख पावत, सुख पाते थे, आनंद पाते थे। इतना ही हमको करना है। क्या करना है, बोला था ना हमको यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। केवल हमको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जितना रेखा किया गया। अगर आपको पूरा आता है तो पूरा लिखेंगे तब भी 2 ही नंबर मिलेगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तब भी 2 ही नंबर। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका व्याख्या कैसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए व्याख्या डालेंगे हेडिंग। व्याख्या में क्या लिखेंगे कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ और मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ। मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। किंतु यह मेरे लिए संभव नहीं है। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। यानी वही पूछा था ना उसमें, वृंदावन गोकुल के जो जितने भी वन उपवन हैं सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की ध्वनि ध्वनि है, हाँ अरे यार ध्वनि है, वहाँ की कुंजों की ध्वनि यहाँ क्या है, भी मुझे भुला नहीं पाते। छाँव यानी छाँव है, छाँव भी मुझे भुला नहीं जाता है, मुझसे भूला नहीं जाता है। यहाँ लिखा है मुझे भूला हो गया है, तो मुझसे भूला नहीं जाता है, ठीक है। प्रातः काल माता यशोदा तथा नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अधिक सुख का अनुभव करते थे। यानी प्रातः काल जो माता यशोदा थी हमको देखती थी, और नंद बाबा ये लोग हमको देखकर क्या सुख का अनुभव करते थे। ये हमारे क्या रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई। यानी अगर आपको पूरा आता है तब भी लिखेंगे तब भी आपको 2 ही नंबर मिलेगा, और रेखांकित अंश जितने
उतना लिखेंगे तब भी आपको 2 ही नंबर मिलेगा। तो मैंने केवल रेखांकित अंश का व्याख्या किया, इतना लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर कोई देने से रोक नहीं सकता, 2 नंबर एग्जामिनर दे के ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, उपयुक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन है, यानी इसमें ये जो बोला गया है, श्री कृष्ण ने कब का कहा है, किस समय का वर्णन किया है, तो इसमें किस समय का वर्णन किया है उपयुक्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना कि प्रातः समय, प्रातः मतलब होता है सुबह का, सुबह के समय का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया इस सुबह के समय का। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका आंसर तीसरे का, देखिए यहाँ पर उपयुक्त पंक्ति में प्रातः काल की बेला का वर्णन किया गया है, यानी इसमें प्रातः काल का वर्णन किया, समय का वर्णन किया गया है, हमारा तीसरा आंसर। यानी देखो भाई 2 नंबर इस पे ये लिखे है ना, तो ये आपको 2 नंबर समझिए, 2 नंबर इस पे मिलेगा, ठीक है। फिर 2 नंबर आपका व्याख्या पे मिलेगा, 2 नंबर व्याख्या पे 4 नंबर, और 2 नंबर जो है इस पे मिलेगा 6 नंबर। अगर पूछता है तो देखिए टोटल आपके 6 नंबर ऐसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्या था, पद्यांश था, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा पद्यांश अब देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब जितना लाए हो, दूसरा कौन सा पद्यांश है। चलिए तो दूसरे पद्यांश की हम बात करें, चलिए अब दूसरा पद्यांश रहा है यहाँ पर, दूसरा पद्यांश है ए, यहां से देखिए, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। देखो ये भैया लिया गया किससे, हमारा स्वदेश प्रेम से लिया गया है, स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है ना। जिसके रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी, ठीक है। चलिए इसमें क्या प्रश्न पूछा है, इसमें देखते हैं हम लोग इसको, चलिए स्टार्ट देखते हैं। इसका क्या पहला पूछा गया है, यहाँ उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई इसका हमको संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे हम बताते हैं आपको। चलिए वही किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक या कवि, सॉरी पद्यांश है ना, तो कवि या रचयिता कौन है वो लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्ष से उद्धित है, जिसके रचयिता कौन है भाई, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर स्वदेश प्रेम से लिया गया, तो इसको ब्लैक कलम से हमने हेडिंग में बना दिया, ब्लैक कलम से, तो इसको ब्लैक कलम से लिखा हो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, पता चल रहा है कि किससे लिया गया, और इसके रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी, ये भी हमको पता चल रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, संदर्भ हो गया, संदर्भ हो गया ना। अब इसी प्रकार से जब हम लोग को अगला क्या पूछेगा हम लोग से, इसमें ये संदर्भ कितने मिलता है, 2 नंबर पे, तो यानी संदर्भ पे हम लोग 2 नंबर प्राप्ति कर चुके हैं, समझ लीजिए, ठीक है। अगला क्या है हमारा, दूसरा पूछेगा विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। यानी ये जो पद्यांश है इसमें दिया गया है, इसमें बताया गया कि विश्वत रेखा का जो वासी होता है वह किस तरह से अपना जीवन यापन करता है। तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या से करेंगे। तो चलिए ठीक है, देखिए व्याख्या नहीं बोला था लेकिन व्याख्या के रूप में ही इसको हम लोग करेंगे। चलिए क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए, कवि अपने देश से असीम प्रेम करने की प्रेरणा देता हुआ कहता है, यानी कवि जो कहता है कि अपने देश से हमें असीम प्रेरणा करना चाहिए, यानी सीमा कोई नहीं होता, ठीक ना, कि विश्वत रेखा का वह भूभाग जहां असहनीय गर्मी पड़ती है, यानी विश्वत रेखा का वह भूभाग जहां अत्यधिक से अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण वहां के लोग हाँफ हाँफ कर जीवन बिताते हैं, जिसके कारण वहां के लोग जो होते हैं हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु इतने कष्ट होने पर भी वो अपने मातृभूमि को अत्यधिक लगाव रखते हैं, यानी इतने कष्ट होने पर भी वो अपने मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम करते हैं, ठीक ना, अत्यधिक लगाव रखते हैं। और आगे क्या है, और अपने मातृभूमि को छोड़कर अन्य स्थान पर जाने को नहीं सोचते हैं, यानी इतनी गर्मी भी पड़ती है तब भी वहाँ से उस स्थान को छोड़ के अन्य कहीं स्थान पर जाने को नहीं सोचते हैं। आगे क्या है, और जहाँ पर महीनों बर्फ गिरता हो लोग कांप कांप कर जीते हों, यानी और वह भी स्थान जहाँ पर महीनों भर बर्फ गिरता हो, बर्फ जमा रहता हो, वहाँ के लोग भी कांप कांप कर जीते हैं। अत्यधिक कुहरा पड़ने के कारण दिन रात का पता न चलता, और अत्यधिक कुहरा करने के कारण भी वहाँ दिन रात का पता नहीं चलता, वो भी अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाना नहीं चाहते। वो भी लोग जो होते हैं अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं, और अपने मातृभूमि पर जीवन यापन करते करते अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं। यह इसका क्या था भैया, इसी के बारे में हम लोग विश्वत रेखा के बारे में बताया गया था, ठीक ना, यही है।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया था विषुवत रेखा के बारे में। अब तीसरा प्रश्न क्या हमसे पूछेगा यहाँ पर, देखिए तीसरा, ये 2 नंबर हो गया यहाँ पर, ये 2 नंबर आपको मिल गया है, 2 नंबर, ठीक है ना। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न क्या पूछता है देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछेगा भाई, देखो यहाँ पर तीसरा क्या है, रेखांकित अंश, यानी रेखांकित अंश दिया, इसमें क्या दिया था, अनुराग, अलैकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर दिया ना भाई, देखो अनुराग, अलैकिक, अलैकिक है, अलौकिक है और हिम में तम में कौन सा अलंकार। इसमें भैया हमसे तीसरा प्रश्न पूछा है अलंकार, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है भैया, तो यहाँ पर देखो अनुराग अ और अ की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर, और हिम में तम में म और म की इसमें पुनरावृत्ति हो रही है ना, यानी जहाँ पर पुनरावृत्ति होता है वहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है, यानी इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो चलिए इसका आंसर दिखाते हैं आपको कैसे लिखना है। आपको यहाँ पर देखिए तीसरा का आंसर देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, अनुराग, अलैकिक तथा हिम में तम में अ और म वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, यानी इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। तो चलिए ये दूसरा भी हमारा पद्यांश का पूरा हो चुका है, ठीक है। अब तीसरा पद्यांश देखते हैं हमारा क्या है, उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा पद्यांश आपके सामने आ चुका है। ये सब भैया जितने भी पद्यांश थे ना, देखो भाई यहाँ रुक जाओ 1 मिनट, ये देखो पहला जो था ना, पहला पद्यांश जो था ये भैया वीआईपी था, वीआईपी बहुत वीआईपी था। वीआईपी का मतलब ये नहीं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, ठीक है ना, यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पहला भी था। उसके बाद ये जो दूसरा जितना लाया हूँ सब, ये भी हमारा क्या था, दूसरा भी जो था क्या था, वीआईपी था। वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरे वाले का। तो तीसरा भी जो है क्या भैया, ये तो और वीआईपी है, तीसरा जो है ये और वीआईपी है, वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये भी है पर्सन नहीं सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्या है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग डग मग में डग देव, झलकी भरी भाल कनी जल की पूट सुखी गए मधुराधर, ठीक है ना। फिर बुझती है चलनो अब कितनी, पूछती है भैया, फिर पूछती है चलनो अब कितनी कित की, ठीक है ना। परण कुटी करियो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ आती चारु चली जल चैबे, यानी यह किससे लिया गया भैया, हमारा किस पार्ट से लिया गया है, तो वन पथ पर, यानी श्री राम जी के बारे में तो आप लोग जानने ही होंगे, पुरुषोत्तम श्री राम माता सीता के बारे में इसी चैप्टर से यह लिया गया है, वन पथ पर। तो इसका हमको क्या करना है भैया, देखो यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिखना है, संदर्भ में वही भैया कि इस किस पार्ट से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है या कवि कौन है, ठीक है ना, तो वो लिखना है। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना है, इसका संदर्भ क्या है, तो भैया किस से लिया गया, वन पथ से लिया गया, जिसके कौन रचयिता है, कवि तुलसीदास जी हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर, देखो भाई जिस पार्ट से लिया गया उसको हम ब्लैक कलम से लिखें। तो आप भी अगर एग्जाम में ऐसा लिखते हैं ना, समझ लीजिए बहुत बेस्ट लिखे आप, ऐसे अगर जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे अगर लिखते हैं तो बहुत बेस्ट लिखे आप, और आपको एग्जामिनर समझ जाएगा किस प्रकार आपने उस कॉपी को लिखा है, ठीक है ना। वन पथ शीर्ष से उद्दित है, जिसके रचयिता, देखो भाई रचयिता इसके कौन है, तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी है ना, तो इनको भी हमने ब्लैक से लिख दिया, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इसके रचयिता कौन है, बढ़िया से, ठीक है। और इस पे बिना कुछ सोचे ऐसे मारेगा और 2 नंबर यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर फिक्स हो गया। इसमें अगला हमसे क्या प्रश्न पूछेगा, अगला पूछा है कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, यानी इसमें पढ़ने पर श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे भैया, लास्ट में देना अखिया अति चारु चली जब चय, तिय की लखिया आतुरता पिय की, यानी श्री राम जी माता सीता के क्या ऐसे मतलब दशा को देखकर उनकी आंखों से पानी आ जाता है, यानी आंसू बहने लगता है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो दूसरा का क्या है, सीता, यहाँ इसका दूसरे का प्रश्न का आंसर है यहाँ से, सीता माता के थकावट को देखकर भगवान श्री राम के आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, यानी सीता माता जो होती हैं, कहाँ महलों में रहने वाली रानी, जब वन में जाती हैं और जब कुछ दूरी पर चलती हैं तो उनके माथे पर पसीना हो जाता है और होठ जो होते हैं सूख जाते हैं। श्री राम भगवान माता सीता की ऐसी दशा को देखकर क्या करते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है, ठीक है ना। यही हमारा प्रश्न का आंसर था, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा के आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, रेखांकित, तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, रेखांकित अंश
पुरकुटी करियो कित में कौन सा अलंकार है? भैया इसमें भी अलंकार पूछ लिया। तो देखो यहाँ पर क्या है, पुरकुटी क और क 3 बार दिख रहा है ना, यानी क की पुनरावृत्ति हो रही है इसमें। तो भैया जहाँ पुनरावृत्ति होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? क वर्ड की पुनरावृत्ति होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। यानी तीसरा का भी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। यानी 2 नंबर भैया ए पे भी देगा और 2 नंबर ए पे, यानी 6 नंबर आपको मिल जाएगा ना। चलिए ठीक है, यानी तीसरा भी संदर्भ हम लोगों ने कर चुका है, संदर्भ प्रश्न, और उसके बाद 2 प्रश्न और पूछा था, हो चुका है। अब चौथा देखते हैं क्या है हमारा पद्यांश में इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए चौथा यहाँ पर है, चींटी को देखा। भैया ये तो और ये भी है वीआईपी। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम में तागे सी जो हिल डुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका भांति पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। अरे भाई तो इसका क्या है, किस पाठ से लिया गया है? सुमित्रा नंदन पंत जी है, इसके ना चींटी नामक पाठ से लिया गया। इसका नाम है चींटी है, जिसके लेखक रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसका हमको क्या करना है, प्रश्न अभी देखते हैं। इसमें प्रश्न आगे क्या पूछा, इसमें प्रश्न क्या पूछा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए इसका प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ है प्रश्न इसका, ये है, और इसका प्रश्न ये है, ये दिया है और इसका प्रश्न यहाँ से है। चलिए इसका प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें, प्रश्न इसमें इसका क्या पूछ रहा है, यहाँ उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई संदर्भ, यानी संदर्भ में क्या लिखना है हमको कि इसके कवि कौन है, किस पाठ से शीर्ष उद्दित है, यानी यही तो हमको लिखना है। तो भाई हमको पता चल गया कि किस चींटी से ये पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इसमें कैसे संदर्भ लिखेंगे, चलिए संदर्भ को देखते हैं। यहाँ से संदर्भ हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चींटी। देखिए चींटी से लिया गया ना, तो इसको ब्लैक से लिखा है क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा भाई। चींटी शीर्षक से उद्दित है, यानी शीर्षक से उद्दित है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी। भाई ये मत सोचना सब कि रेड कलम से यहाँ पर हेडिंग क्यों मारा है, क्योंकि इसको मैं भूल के नीला कलम से लिख दिया था, ब्लैक से नहीं लिख के सुमित्रा नंदन पंत जी को, तो इसीलिए इस पर हम लिख रेड कलम, मतलब रेड से आपको नहीं चलाना, मैं चलाएं। आप चाहे तो इस पर नीला से लिख दें, तो ब्लैक कलम से ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ इसके रचयिता कौन है, बालक ने लिखा है, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी है, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे इसमें क्या पूछा है, यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी भैया इसमें जो रेखांकित अंश है, यानी रेखांकित अंश यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश है ना, उसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या कैसे होगा? वह सरल, यानी वह सरल विरल, क्या वह सरल विरल काली रेखा, यानी वह सरल मतलब होता है सीधा, वह मतलब चींटी की यहाँ बात करी है। चींटी को आपने कभी देखा है, शुरू से देखा, तो चींटी को आपने कभी देखा है? वह सरल विरल, विरल मतलब दूर तक, काली रेखा के समान दिखती है। यानी जब चींटी सरल रेखा में दूर तक चलती हैं तो वह कैसी काली रेखा की तरह प्रतीत होती हैं। तम में तागे सी जो हिल डुल कर, और क्या जो हिल डुल कर, तम में मतलब धागे के होता है, तागे मतलब धागे के समान, यानी हिलती डुलती रहती हैं, हिल डुल कर है ना, हिलती डुलती रहती हैं। अगला क्या है? चलती लघु पद पल पल मिलजुल, यानी लघु पद का मतलब अपने छोटे छोटे पैरों से वह चलती रहती हैं, पल पल यानी हर पल, यानी हर समय मिलजुल कर, आपस में एक साथ मिलजुल कर वह अपने छोटे छोटे पैरों से चलती रहती हैं। वह है पिपीलिका पाती, यानी वह है जो पिपीलिका मतलब यहाँ चींटी की बात कर रहा है, पिपीलिका मतलब चींटी, वह है चींटियों की पंक्ति, यानी वह है पिपीलिका। पाती का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है ना, पाती का मतलब पंक्ति, जैसे सीधी रेखा में चलती है ना, इधर उधर काली चींटियां ऐसे ऐसे मिला के चलती है ना, एक ही साथ देखे होंगे, वह है क्या? तो यहाँ बोल रहा है वह है पिपीलिका पाती, यानी वह है पिपीलिका मतलब चींटियों का पंक्ति, यह हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखो ना किस भांति काम करती हैं सतत, कन कन करके चुनती अविरत। तो इसका भी अब व्याख्या अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमको केवल रेखांकित अंशों की व्याख्या करना था, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, तो हमने रेखांकित अंशों की व्याख्या कर दिया। तो चलिए देखते हैं रेखांकित अंशों की अब इसकी व्याख्या कैसे होगा। लिखते हैं यहाँ पर, बता दिया, फिर देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। देखिए यहाँ पर व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे क्या?
कवि कहता है कि क्या आपने चींटी को देखा है, यानी आपने कभी चींटी को देखा है जो सीधी रेखा में दूर दूर काली रेखा बनाते हुए जाती हैं, यानी जो सीधी रेखा में दूर दूर काली रेखा बनाती हुई जाती, वही चींटियां धागे के समान हिलडुल कर चलती रहती हैं, यानी धागे के समान हिलडुल कर चलती रहती हैं। अपने छोटे छोटे पैरों से मिलजुल कर वह चींटियों की कतार पंक्ति होती है, मिलजुल कर चलती हैं, पैरों से मिलजुल कर चलती रहती हैं, लिख देना चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, यहाँ लिख देना, ठीक है ना, चलती रहती है। वह चींटियों की कतार या पंक्ति होती है, ठीक है ना, वह चींटियों की कतार या पंक्ति होती है। ये इसका क्या हो गया, व्याख्या हो गया। अब एक प्रश्न और इसमें पूछेगा, देखो भाई 2 नंबर यहाँ से क्या संदर्भ से 2 नंबर मिल गया, उसके बाद व्याख्या से यहाँ 2 नंबर मिल गया, 4 नंबर। अब एक प्रश्न और पूछेगा ना, 3 प्रश्न पूछता ना, तीसरा प्रश्न क्या है इसमें, देखो तीसरा प्रश्न कहाँ है, यहीं पर है तीसरा प्रश्न, देखो यहाँ, कवि वह है पिपीलिका पाती के द्वारा जीवन के किस आदर्श के प्रति संकेत करता है, यानी जीवन के किस आदर्श के प्रति हमको चींटी की पंक्तियों को देखकर संदेश करता है। तो भाई इसको क्या, हमें चींटी की तरह क्या मेहनत करना चाहिए, यही तो बता रहा है। और क्या करना चाहिए, सहमति रहना चाहिए, हर एक चीज़ में मिलजुल कर काम करना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग को बता रहा है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं तीसरे का आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए तीसरे का आंसर क्या है, तीसरे का कवि ने चींटी को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है, कवि ने चींटी को एक आदर्श के रूप में माना है, ठीक है। और हमें सामूहिकता, यानी सामूहिकता मतलब एकजुट, यानी किसी भी काम को जुट में करना, ठीक है। और परिश्रम, परिश्रम मतलब मेहनत, यानी सामूहिकता और मेहनत के आदर्श के प्रति संकेत किया है। इसके बारे में हम लोग से क्या किया, संकेत किया है कवि ने, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न भी हो गया। ये क्या नंबर भैया, 2 नंबर, 2 4 6 नंबर में पूछता है, 6 नंबर फिक्स है। ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही आप लोग को भाई लिखना है जैसे मैं बताया हूँ, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग लिखिएगा अगर बोर्ड एग्जाम में आ गए आपके तो, ठीक है ना। चलिए 4 पद्यांश हो गए, 5वां चलते हैं, 5वां देखते हैं क्या है। ओ भाई 5वां है चरण कमल बंदो हरिया, इसको तनी आप बनाइए VVIP, यानी VVIP मतलब का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग देखिए क्या है 5वां, ये पद नामक पाठ से लिया गया है भाई, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका संदर्भ और व्याख्या, इसमें क्या, पहले इसको पढ़ते हैं क्या है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी, लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा बार बार बंदो ती पाई। यानी इसमें सूरदास जी, देखो यहीं पर लिख दिया सूरदास, यानी सूरदास के द्वारा भैया रचित है, कवि सूरदास जी है इसके, और इन्होंने क्या इसको लिखा है, यानी किससे लिया गया है, शीर्षक इस पद नामक शीर्षक से लिया गया है, उद्दीत है, ठीक है। चलिए यानी इसका प्रश्न क्या पूछेगा देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ भैया किससे, पद नामक पाठ से शीर्षक उद्दीत है और इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी है, तो ये तो संदर्भ हो जाएगा। और इसमें प्रस्तुत पद्यांश का व्याख्या लिखना है और इसका व्याख्या करना है, तो व्याख्या क्या होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं कैसे होगा इसका, ठीक है ना। संदर्भ आपको बताते हैं कैसे लिखेंगे, ऐसे संदर्भ लिखेंगे आप लोग। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है संदर्भ ना, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद, यानी पद नामक शीर्षक से उद्दीत है, जिसके रचयिता सूरदास जी है। भाई देखो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये रेड मतलब ब्लैक कलम से जो लिखा हूँ, बहुत ही इससे आप लोग को एग्जामिनर समझ सकता है कैसा है स्टूडेंट, कैसा कॉपी लिखा है, ठीक है ना। चलिए तो ये संदर्भ हो गया, इसका संदर्भ में कौन नंबर, 2 नंबर, तुरंत मिल गया 2 नंबर। चलिए अब इसका व्याख्या करना है, तो व्याख्या यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पहले क्या दिया पढ़ते हैं इसको। क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण कमल यानी श्री कृष्ण भगवान की यहाँ बात कर रहे हैं, कौन, सूरदास जी। सूरदास जी कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, यानी अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाए तो आगे क्या है, जाकी कृपा पंगु गिरी, यानी जिसकी कृपा हो जाए, तो पंगु मतलब होता क्या, लंगड़ा, गिरी मतलब होता क्या, पहाड़, लंगे मतलब होता लांग सकते, तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, यानी अंधा सब कुछ देख सकता है, बहिरे सुने, यानी बहिरा सुन सकता है, गुंग पुनी बोले, यानी गुंगा पुनः बोल सकता है, रंग चले सिर छत्र धराए, और रंग यानी गरीब, रंग मतलब होता है गरीब, राजा बन सकता है, ठीक है ना। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान के इस कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है। ये इसका व्याख्या हो जाएगा। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं एक बार कैसे लिखा है यहाँ पर, देखिए क्या व्याख्या, हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे क्या,
प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हुए कहते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो लंगड़ा पर्वत लांघ सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है, बहिरा पुनः सुनने लग सकता है, गूंगा पुनः बोलने लग सकता है, वही फिर गरीब अमीर बन सकता है। ठीक है, वही है ना, गरीब अमीर बन सकता है। श्री कृष्ण के ऐसे चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, यानी श्री कृष्ण के इस कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। कौन कहता है ऐसा? सूरदास जी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न भैया, इस पे कौन नंबर यहाँ ऐसे एग्जामिनर करेगा और तुरंत क्या करेगा? 2 नंबर चढ़ाएगा। ठीक है ना। चलिए अब तीसरा प्रश्न, एक और प्रश्न पूछेगा ना, उसको देखते हैं क्या पूछा है। तीसरा क्या है यहाँ पर? तीसरा प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी किनके चरणों की बार बार वंदना करते हैं? तो भाई इसमें किसकी वंदना करते हैं? श्री कृष्ण भगवान के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। तो तीसरा आंसर क्या आ जाएगा? श्री कृष्ण भगवान की चरणों की बार बार वंदना करते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। तीसरा आंसर क्या है कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है, यानी सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों की वंदना की है, यानी हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर। इसमें भी ऐसे एग्जामिनर करेगा और 2 नंबर धा से देगा, यानी 6 नंबर टोटल, 2 4 6 मिल जाएगा ना। चलिए ठीक है, अब हमने 5 गो संदर्भ लाया था, 5 गो पद्यांश पे लाया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, जितना बताए ना और जैसे जैसे बताए ना वैसे अगर आप लोग, जैसे मैं लिखा हूँ ना वैसे अगर आप लोग लिखेंगे ना तो पक्का आपको एग्जामिनर एकदम बेस्ट नंबर देगा, बेस्ट से बेस्ट नंबर देगा। बस आप लोग जैसे मैं कहा हूँ वैसे करिएगा। ठीक है ना। पाठ का नाम आएगा तो पाठ का नाम जिससे उसको ब्लैक कलम से लिखिएगा, और उसके रचनात्मक कौन है, मतलब रचना किसने किया उसका, तो उसको भी ब्लैक कलम से लिखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए 5 पद्यांशों को हम लोगों ने जान चुका है, जो कि क्या भैया किसके दिन? 24 फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया 24 फरवरी के लिए। ठीक है ना। तो अगर आपको ये भाई वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर इतना बताया जा रहा है आपको, इतना कुछ मेहनत किया जा रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रा थोड़ा कमेंट भी मारा करिए, कमेंट कर दीजिए भाई, और इस वीडियो पे लाइक भी किया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग इसको बताने के लिए आपको। ठीक है ना। कमेंट, लाइक, और आगे तो जानते हैं, ये तो कहना नहीं, SUBSCRIB ये सब तो करेंगे तभी ना भाई हम लोग मेहनत करेंगे इस पर। अगर आप लोग हमको उतना प्यार नहीं दिखाएंगे इस वीडियो पे तो कहाँ से हम लोग को मन लगेगा बनाने में वीडियो? नहीं। आप लोग के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, कम से कम कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में भाई जय हिंद, जय भारत।